if you go to the Unacademy app and take a subscription of any course, तो पहला तो देखिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज मिलेगा दैट यू हैव द कंफर्ट ऑफ लर्निंग एट होम। जिस तरह से कोरोना चल रहा है अभी, एनबीसी या सब कुछ बंद है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोचिंग्स नहीं है, सो दैट वे इट इज अ गुड सोल्यूशन। अदर देन दैट यू गेट एन अल्टीमेट एक्सेस टू ऑल द कोर्स। एक कोई कोर्स आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, जितनी भी बार आपको पढ़ना है आप देख सकते हो उसको। दैट इज द सेकेंड। द थर्ड इज द टॉप एजुकेटर्स आर टीचिंग यू, वेरी गुड टीचर्स आर देयर जो आपको पढ़ाएंगे। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ syllabus, regular doubt clearing session, live test series, study material in PDF format, and answer writing plan. So these are the 8 key features that you will be getting if you enroll for any subscription on the Unacademy app. So अभी recent में क्या है कि there is a crash course going on for the Haryana Judicial Services exam. As you all know that Haryana Judicial Services का pre was scheduled in April 2021. But however, with the recent surge in the coronavirus cases and other things, it has been somehow what I could gather. It's not a official information, but it will be held somewhere around August 2021, right? So उसके लिए क्रैश कोर्स अनअकैडमी ने स्टार्ट किया है, आप जाके उसको देख सकते हैं। इफ यू लाइक इट देन यू कैन सब्सक्राइब इट। इन ईदर वेज आपको ये कोड याद रखना है DEVP10। अगर आप ये कोड डालेंगे और ये वाला कोर्स लेते हैं तो यू विल गेट अ 10% ऑफ, 10% डिस्काउंट दैट यू विल गेट, राइट। और हमारी स्पेशल क्लासेस तो आपको इस कोर्स से मिल ही जाएंगे फ्री में। सो दिस इज द प्राइसिंग प्लान ऑफ द सब्सक्रिप्शन। सो इफ यू गो फॉर अ 1 month कोर्स यू पे 5000 पर मंथ। अगर आप 3 महीने का कोर्स लेते हैं तो आपका 12,500 रुपए 3 महीने का पड़ता है। दैट इज रफली अराउंड 4,167 per month. So that's simple maths. The more you go, the less you pay. What I would suggest is कि आप 18 या 24 मंथ का प्लान लें, क्योंकि इससे एक तो आपका मंथली चार्ज कम हो जाएगा। सेकेंड इज दिस इज एन एवरेज टाइम दैट अ लॉ स्टूडेंट विच आई बिलीव टेक्स टू क्लियर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। तो ये दो चीजें होंगी। अदर देन दैट आपको सारे लॉस पढ़ाए जाएंगे और इन सारे लॉस के कुछ कुछ फ्री लेक्चर्स भी होते हैं। ऑलमोस्ट हर दिन कुछ ना कुछ फ्री क्लासेस भी लगी होती हैं अनअकैडमी ऐप पे। तो आप एक बार आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जो फ्री लेक्चर्स हैं उनको एक्सेस करिए। इफ यू लाइक देम देन यू कैन डिसाइड इफ यू वांट टू टेक द कोर्स और नॉट, राइट। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। इन ईदर वेज यू हैव टू रिमेंबर दिस कोड, ओके। सो दैट्स इट। टॉप डिस्कशन, as I promised that we are coming up with a translation series. तो आज उसका फर्स्ट पार्ट है जो कि एक डेमो लेक्चर है, मतलब लेक्चर पूरा है पर दिस इज फ्री ऑन यूट्यूब। इसके आगे की जो सीरीज होगी वो अनअकैडमी ऐप की फ्री क्लासेस पे मिलेगी, राइट। सो ये बात मुझे लगता है बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ चुकी है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रांसलेशन सीरीज, व्हाट विल बी डूइंग इन दैट एंड हाउ विल बी अप्रोचिंग टूवर्ड्स दैट। सो देखिए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन लीगल एजुकेशन रहा हो इंग्लिश, या स्कूल एजुकेशन में भी आपने इंग्लिश में किया हो, या आपने बुक सारी लॉ की इंग्लिश में पढ़ी है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर टारगेटिंग एनी ऑफ द नॉर्दर्न बेल्ट के स्टेट्स जो है टू बी अ जुडिशियल ऑफिसर, यू जस्ट कांट स्किप दिस segment, right? You cannot be a judicial officer without having a good command over translation. और सिर्फ जुडिशरी क्रैक करने के लिए ही नहीं, even if you when you crack the judiciary and you go to serve as a judicial officer in the court of law, the majority of the proceedings at the lower level are conducted in Hindi language, and if you are not well versed with Hindi, बहुत सारा आपको प्रॉब्लम आएगा। So in the same way we have started this translation series. अब अच्छा एक चीज आपको और बताते हैं। मान लीजिए आपको लग रहा होगा कि अभी तो हमने तैयारी शुरू की है और अभी हमें ट्रांसलेशन की क्या जरूरत है। इफ यू फॉल अंडर दैट कैटेगरी तो मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ। सपोजिटली अभी कोई प्री एग्जाम आता है और आप खूब पढ़ाई करते हैं बेयर एक्ट की और आपका प्री जो है वो क्लियर हो जाता है, राइट। प्री का रिजल्ट आता है और मेंस एग्जाम शेड्यूल्ड होता है, नॉर्मली 2 months का टाइम मिलता है नॉर्मली, राइट, मेंस एग्जाम के। अब आप खुद ही सोचिए क्या आपके लिए ये पॉसिबल होगा टू कवर जो लॉ के सब्जेक्ट हैं, 10 से 12 लॉ के सब्जेक्ट आते हैं मेंस के एग्जाम में।
So in 2 months you have to prepare these 10 to 12 subjects of law. Other than you have to practice answer writing. उसके बाद आपको essays भी prepare करने हैं, कहीं कहीं judgment writing भी prepare करनी है in case of MP, और जीके भी prepare करनी है for that matter for means बहुत सारे एग्जाम्स में. क्या उसके साथ आपके पास टाइम होगा टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स, एक नई वोकैबुलरी बनाने का ट्रांसलेशन के लिए या ट्रांसलेशन सीखने का? आई एम अफ्रेड दैट इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. आई एम नॉट सेइंग इट्स इम्पॉसिबल, बट इट इज डिफिकल्ट 2 महीने में लॉ और बाकी चीजों के साथ ट्रांसलेशन सीखें. सो व्हाट आई सजेस्ट यू ऑल कि आप किसी भी स्टेज में हो प्रिपरेशन के, इस ट्रांसलेशन सीरीज को कर ले. ये 10 से 15 दिन की सीरीज है एज ऑफ नाउ. एज अ पायलट प्रोजेक्ट वी हैव डिसाइडेड टू हैव इट फॉर 10 to 15 days. इसमें आपकी एक सब्सटैंटिव वोकैबुलरी डेवलप हो जाएगी और उसके बाद आपके लिए बहुत इजी होगा कोई भी ट्रांसलेशन करना, राइट? सो दैट्स द थिंग. तो अभी हम शुरू कर रहे हैं एमपी के मेंस पेपर्स के साथ. पहले एक बार हम एमपी के मेंस के पेपर्स करेंगे, फिर हम यूपी, बिहार और बाकी स्टेट्स के भी करेंगे. बट टू स्टार्ट विद हमें किसी चीज से स्टार्ट करना था, और क्योंकि एमपी का मेंस शेड्यूल्ड है, कभी भी चीजें जब सही होती हैं तो होगा. सो दिस इज अ ट्रांसलेशन सीरीज. वी विल बी स्टार्टिंग विद द एमपी सीजे मेंस पेपर, राइट? सो व्हाट विल बी अवर स्ट्रैटेजी? तो स्ट्रैटेजी हमारी सिंपल होगी. हम डेली 10 से 15 सेंटेंसेस लेंगे या 1 से 2 पैराग्राफ लेंगे, राइट? ये डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल और कैसे कितना बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं या नहीं है, उसके बेसिस पे. और हम डेवलप करेंगे एक वोकैब. व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज कि आप एक कॉपी ले लें और उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको लिखते चलें, ठीक है? उसको रिवाइज करते रहें, हम प्रैक्टिस करेंगे, क्विजेस करेंगे, हम सब चीज करेंगे, बट आप एक अपनी वोकैब बनाते रहें. अदर देन दैट वी विल ऑल्सो लर्न हाउ टू अप्रोच टूवर्ड्स अ सेंटेंस. कि हमें लीगल वर्ड्स आते हैं तो हम पहले सारे लीगल वर्ड्स को लिख लेंगे, उसके बाद उसकी सिंक्रोनी बनाने की कोशिश करेंगे, उसकी मीनिंग समझेंगे, पहले उसको पहले नॉर्मल भाषा में अपनी जो हमें समझ में आती है सिंपल लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करेंगे, फिर उसको प्योर हिंदी या प्योर इंग्लिश की तरफ जाएंगे, राइट? सो दैट विल बी द अप्रोच दैट विल बी टेकिंग. सो दैट्स ऑल. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. तो मैं एक बार रिपीट कर दूं आपको, ये वीडियो यूट्यूब पे है फ्री ऑफ कॉस्ट. इसके बाद के जो वीडियो होंगे, जो सीरीज होगी, दैट विल बी ऑन द अनअकैडमी ऐप. तो आप उस पे जा सकते हैं और फ्री में पूरी सीरीज कंप्लीट कर सकते हैं इफ यू लाइक दिस वीडियो, राइट? सो लेट्स बिगिन टुडेज डिस्कशन और हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से. सो हमारा पहला सेंटेंस है, किसी पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी. ठीक है, सबसे पहले इस सेंटेंस को पढ़िए. ये समवेयर बोल रहा है कि पुलिस ऑफिसर के सामने कुछ किया गया, अपराध के विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा, समथिंग लाइक दैट. ये फर्स्ट फ्लो में आपके आता है. सो होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल. नाउ लेट्स सी व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. किसी का आपको पता होगा, एनी. पुलिस ऑफिसर होता है, से की गई कोई भी संस्वीकृति. नाउ दिस इज द वर्ड जो आपको याद करना है, जो आपको अपने नोटबुक पे नोट करना है और इसको रटना है. देयर इज नथिंग एल्स दैट यू कैन डू. कन्फेशन. संस्वीकृति का मतलब होता है कन्फेशन. किसी अपराध इज आइदर क्राइम और ऑफेंस, राइट? के अभियुक्त व्यक्ति, अभियुक्त इज अक्यूज्ड पर्सन, अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध, अगेंस्ट. साबित, प्रूव होता है, बट इस सेंटेंस में प्रूव हो जाएगा जब आप उसको. तो अब देखिए आपने क्या किया, आपने जो मेन वर्ड्स थे उनको आपने हिंदी टू इंग्लिश कर दिया. नाउ यू हैव समहाउ गॉट द जिस्ट ऑफ द लाइन कि ये बात कर रहा है कि पुलिस वाले को दिया गया कन्फेशन प्रूव नहीं किया जा सकता उसके अगेंस्ट. अगर आपने सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा है तो आपको सीधे सीधे याद आ जाएगा कि ये सीधा सेक्शन की भाषा ही बोल रहा है कि किसी पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित ना की जाएगी. सो दैट मीन्स अ कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर
will not be proved against the person who is accused. राइट, एक जनरल भाषा में ये हमें समझ में आ गया। तो अगर आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई तो नॉट नेसेसरली कि आप उसको एग्जैक्ट उसी टर्म्स में लिखें जिस टर्म्स में बेयर एक्ट में दिया हुआ है, क्योंकि ये सीधा सीधा प्रोविजन है बेयर एक्ट का जिसको हिंदी में दिया हुआ है। तो अगर वो थोड़ा सा नहीं भी बन पाता है देन ऑल्सो यू गेट गुड मार्क्स, बट आपको ये समझना है कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज सेइंग, राइट। तो इसका मैं आपको बेयर एक्ट का फिलहाल पढ़ के बता देता हूँ। नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफ, ये इसकी एग्जैक्ट होगी। बट अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप लिख सकते हो कि एनी कन्फेशन मेड बाय एन अक्यूज्ड पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर विल नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, सिंपल, राइट। मैं आपको दोनों लिख के बता देता हूँ। ये जो पहला है उसका ये हो जाएगा, नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर a police officer shall be proved as against a person accused of any offense. ये मैंने आपको बेयर एक्ट से इसलिए बताया क्योंकि ये जो सेंटेंस था दैट वाज टिपिकली बेस्ड ऑन अ सेक्शन, ठीक है। हो सकता है क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो लीगल लैंग्वेज है, तो अगर आप इस सेंटेंस को इस तरीके से भी लिखते हैं कि एनी कन्फेशन मेड बाय अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, तो भी वो गलत नहीं हो, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन। सेकंड कहता है रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 49 यह कहती है कि कोई भी अपंजीकृत दस्तावेज जो पंजीकृत किया जाना अपेक्षित है साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाए। देखिए अब सबसे पहली चीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, देखिए अधिनियम होता है एक्ट, रजिस्ट्रीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन एक्ट। रजिस्ट्री या रजिस्ट्रेशन एक ऐसा वर्ड है जो हिंदी से डायरेक्ट लिया गया है, उसको हिंदी में भी रजिस्ट्री बोलते हैं, इंग्लिश में भी हम रजिस्ट्रीकरण रजिस्ट्री बोलते हैं और इसमें रजिस्ट्रीकरण बोलते हैं। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा, धारा मतलब होता है सेक्शन, धाराएं याद करते हैं हम लोग, हमें याद होता है कि धारा इतनी ये कहती है 49, 49 कहते हैं 49, इसमें कोई चेंज करना नहीं है। ये नहीं कहती है कि कोई भी अपंजीकृत, नाउ दिस इज द वर्ड दैट आई अगेन हैव टू राइट आफ्टर कन्फेशन क्राइम एंड अक्यूज्ड, यू हैव टू राइट अपंजीकृत। देखो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड होता है, अपंजीकृत मतलब होता है अनरजिस्टर्ड, ठीक है। तो अपंजीकृत मतलब होगा अनरजिस्टर्ड, राइट। दस्तावेज मतलब होगा डॉक्यूमेंट। थोड़ी चीजें तो आपको पता होंगी, जो पंजीकृत किया जाए, क्योंकि पंजीकृत रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्टर्ड होता है, किया जाना अपेक्षित है, इज एक्सपेक्टेड, डिजायर्ड, कुछ भी आप लिख सकते हो। साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाएगा, साक्ष्य मतलब होता है एविडेंस, विल नॉट बी टेकन एज एविडेंस। तो इसका सिंपल मतलब जो निकल के आ रहा है हमारी अंडरस्टैंडिंग से कि अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 49, मतलब सेक्शन 49 of the registration act does not states that an unregistered document which was expected to be registered will not be accepted as an evidence, right। ये इसकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी क्लैरिटी के लिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। सेक्शन 49 of the registration act does not says that any unregistered document which is required to be registered, required, accepted, desired, कुछ भी लिखेंगे चलेगा, which is required to be registered
required to be registered will not be admissible in evidence. Great. ये हो गया सेकेंड. नाउ थर्ड की बात करते हैं. ठीक है, तो अभी आपने कुछ कुछ नए वर्ड सीखे. अपंजीकृत, अनरजिस्टर्ड, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, साक्ष्य, एविडेंस, अपेक्षित, डिजायर्ड और एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड. अपेक्षित, अपेक्षा करना, राइट. और संस्वीकृति, कन्फेशन, अभियुक्त, एक्यूज्ड पर्सन. अब हम तीसरी बात करते हैं. यदि दोष सिद्धि अपील पर या अन्यथा पास कर दी जाती है तो निष्पादित बंद पत्र शून्य हो जाता है. अब देखिए, ये अगर आपको इसका वोकैब नहीं आता है तो इट विल बी डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट. देखिए, दोष सिद्धि मतलब होता है कन्विक्शन. इसको समझने का सिंपल तरीका है, दोष का मतलब रॉन्ग होता है. ठीक है, तो दोष सिद्धि मतलब सिद्ध हो गया, दैट हैज बीन प्रूव्ड. सो अगर आपका जो गिल्ट है वो प्रूव हो गया तो यू आर कन्विक्टेड, राइट. सो दैट्स द रीजन बिहाइंड दिस कि दोष सिद्धि मतलब कन्विक्शन. दोष सिद्धि अपील पर या अन्यथा अदरवाइज अपास्त मतलब होता है इनफ्रक्चुअस कर दी जाती है तो निष्पादित बंद पत्र. देखिए, बंद पत्र को आपको याद रखना है, दैट इज बॉन्ड. निष्पादित बंद पत्र, निष्पादित का मतलब होता है एग्जीक्यूटेड. निष्पादित का मतलब होता है एग्जीक्यूटेड. सो द एग्जीक्यूटेड बॉन्ड शून्य हो जाएगा. शून्य हो जाएगा मतलब विल बी वॉइड, नल एंड वॉइड, या विल बिकम इनऑपरेटेबल, वट एवर डिपेंड्स ऑन. शून्य हो जाएगा का मतलब बिकम्स नल एंड वॉइड, बिकम्स जीरो. ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन यहीं पे लिखने की कोशिश करते हैं, अगर आपको दिख रहा हो यहां से तो. दैट एग्जीक्यूटेड बॉन्ड will be void, will be void if appeal. अपील का अपील ही होता है. ठीक है, अपील को हिंदी में भी अपील बोल रहे हैं, इंग्लिश में भी अपील बोल रहे हैं. अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, विरुद्ध लिखा था, अगेंस्ट कन्विक्शन इज आइदर डिसमिस्ड, देखिए, अन और गेट्स और बिकम्स इनफ्रक्चुअस. मेरी थोड़ी राइटिंग को पार्डन करेगा, आई एम न्यू विद दिस सेटअप. बोर्ड और चौक से पढ़ाने वाला इंसान हूं मैं, सो आई एम नॉट एबल टू अडेप्ट, थोड़ा सा टाइम लगेगा. ठीक है, चौथा बात करते हैं वाद मित्र. देखिए, वाद मतलब होता है डिस्प्यूट. ठीक है, वादी मतलब होता है प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, जो भी साइड होता है. वाद मित्र का मतलब होता है नेक्स्ट फ्रेंड. मित्र मतलब फ्रेंड होता है. देखिए, एक ही वर्ड है जिसमें फ्रेंड ना. वाद मित्र मतलब नेक्स्ट फ्रेंड. नेक्स्ट फ्रेंड की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट. ठीक है, विधि, विधि मतलब होता है लॉ. विधि तो आपको पता ही होना चाहिए, अगर आप विधि के छात्र हैं, आप लॉ का एग्जाम दे रहे हैं, तो विधि इज लॉ के अनुसार की जाती, की गई थी, तब की गई थी. द नेक्स्ट फ्रेंड वाज अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू द लॉ, राइट. इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा. चलिए, अब इसका देखिए. सभी अभियुक्त गण लोक सेवक हैं और जिम्मेदार एवं गरिमा के पदों को धारण किए हुए. अब देखिए, अभी मैंने आपको एक वर्ड बताया था कि अभियुक्त क्या होता है. फर्स्ट सेंटेंस में हमने इसके बारे में बात की थी, अभियुक्त इज अक्यूज्ड. तो अगर वापस से अभियुक्त, देखिए एक ही पेपर में दो बार एक ही वर्ड आ अभियुक्त, और अगर आपको नहीं पता है तो आपके दो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, और अगर आपको पता है तो आपके दोनों सही हो जाएंगे. सो व्हाट हियर आई एम ट्राइंग टू से इज कि लीगल वोकैब जो है वो लिमिटेड है और उसी में वो जगल करते हैं, राइट. तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है. ऐसा नहीं सोचना इतने सारे नए वर्ड्स कैसे आएंगे. दे आर वेरी लिमिटेड. यू जस्ट हैव टू बी नॉट अफ्रेड. व्हाट आई से, यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द सेम, जस्ट अटेम्प्ट इट. धीरे धीरे अपने आप आ जाए, राइट. तो सभी अभियुक्त गण, ठीक है, गण मतलब होता है लोग. सो ऑल अक्यूज्ड पर्सन
लोक सेवक हैं, लोक मतलब पब्लिक, सेवक सर्वेंट, आर पब्लिक सर्वेंट। और जिम्मेदार, जिम्मेदार मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल। आप मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे सिनोनिम्स इसके लिख सकते हैं आप, बट यहाँ पे तो रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। और गरिमा, गरिमा मतलब होता है प्रतिष्ठा, मतलब होता है क्या नाम है, रिस्पेक्टफुल, ठीक है। ये पदों को धारण किए हुए हैं, मतलब ऑल द अक्यूज्ड पर्सन आर पब्लिक सर्वेंट एंड होल्डिंग अ रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पेक्टेबल पोस्ट। ऑल accused person are public servant and are on responsible and respectable post, right? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और कुछ नई वोकैब डेवलप हुई होगी आप लोग की, राइट? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। छठा सेंटेंस देखते हैं। यह ऐसा विरल से विरल प्रकरण नहीं है जिसके लिए अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, समझो। अभी एकदम से पढ़ के आपको अजीब लग रहा होगा कि ये क्या बात कर रहा है, लेकिन मैं आपको दो वर्ड्स का सिर्फ हिंदी का इंग्लिश बताऊंगा, एंड दिस विल बी प्लेन एज सिंपल एज इट कैन बी। सो इट सेज दैट विरल से विरल, विरल से विरल आपको याद ही रखना पड़ेगा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। केस मतलब प्रकरण, प्रकरण मतलब केस। विरल से विरल, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। अंतर्निहित, देखिए अंतर्निहित, निहित मतलब समाना, निहित मतलब किसी चीज में निहित होती है कोई चीज, मतलब उसी के अंदर होती है। अंतर्निहित मतलब होता है इनहेरेंट, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन दैट पोजीशन दे हैव दैट इन देम, इनहेरेंट। शक्तियां, पावर्स का प्रयोग किया जाए, तो सिंपल बात हो गई। यह ऐसा विरल से विरल प्रकरण नहीं है जिसके लिए अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जाए। मीन्स दिस इज नॉट a rarest of the rare case in which the inherent powers can be used का प्रयोग किया जाए, या should be used, you can say inherent powers may be used, shall be used, should be used, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। इसको मैं आपकी सुविधा के लिए एक और लिख देता हूं। This is not the rarest of the rare case for which inherent powers may be used, right? ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। यदि लिपिकीय त्रुटि से वाक्य में केवल नहीं शब्द छूट जाए तो वह त्रुटि भी तात्विक प्रभाव डाल सकती है। देखिए, अब आपको समझना है, थोड़ी सी तो आपको वोकैब डेवलप करनी पड़ेगी। तो लिपिक वर्ड जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके नोट करने के लिए। लिपिक का मतलब होता है, लिपिक का मतलब होता है क्लर्क, ठीक है। लिपिकीय मतलब हो जाएगा क्लैरिकल मिस्टेक। क्लैरिकल मिस्टेक मतलब लिपिक एक क्लर्क होता है, और लिपिकीय त्रुटि, त्रुटि मतलब होता है मिस्टेक, से वाक्य में केवल नहीं शब्द छूट जाए, अगर नहीं शब्द आपने नहीं यूज किया है तो वह त्रुटि भी तात्विक प्रभाव डाल सकती, मीन्स इट कैन इफेक्ट द वैलिडिटी, वैलिडिटी, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, अगर किसी क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से सिर्फ नहीं शब्द छूट गया है, मतलब नहीं शब्द नहीं लिखा हुआ है, द वर्ड नो इज नॉट बीन यूज्ड या हट जाता है, देन द वो जो सेंटेंस होता है उसकी वैलिडिटी पे फर्क पड़ जाता है, मतलब उसकी अर्थ चेंज हो जाता है। दिस इज व्हाट इट मेंट टू से। तो इसका सिंपल हो जाएगा कि इफ द वर्ड नॉट, if the word
not is not written due to clerical error, then such mistake can affect validity. ठीक है, दैट इज वन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग, आप समझ पा रहे हैं। देखिए आपको थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा शुरुआत में, लेकिन जैसे धीरे धीरे आप अगर थोड़ा सा पेन ले लेंगे शुरुआत के 4-5 दिन या एक हफ्ता, तो आप देखेंगे कि चीजें अपने आप, मतलब आप 0 से 30 तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा 30 से 70 तक पहुंचने के लिए, और 70 से 100 फिर बहुत जल्दी पहुंच जाए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा कंटिन्यूटी रखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। वी आर विद यू, वी विल मेक श्योर कि इस पार्ट में आपके बहुत सारे मार्क्स आए, राइट। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इसको, क्योंकि देखिए ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, हमने को आदत डालनी है, थोड़ा आपको घर पे भी प्रैक्टिस करना है, याद करना है। आई एम हियर टू फैसिलिटेट यू, राइट। तो ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे प्रबंधक से संपर्क करें। लेकिन एक बार प्रबंधक से संपर्क करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिस इज अ डेमो क्लास फॉर ट्रांसलेशंस, ठीक है। ट्रांसलेशंस का ये डेमो क्लास है, और ये जो पूरी सीरीज है ये कंटिन्यू होगी अनअकैडमी ऐप पे, ठीक है। अनअकैडमी ऐप पे, जिसपे आपको जाना है, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है अनअकैडमी ऐप, और उसमें जब आपसे रेफरल कोड मांगेगा तो उसमें आपको डालना है DEV देवशीष P10। जैसे ही आप ये कोड डालेंगे और अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे जुडिशरी की, तो आपको मेरी ये ट्रांसलेशन की सीरीज जो है इसकी कंटिन्यूटी फ्री में मिलेगी। दिस इज नॉट पेड, दिस सीरीज स्पेसिफिकली टॉट बाय मी इज नॉट पेड, ठीक है। तो आप अनअकैडमी ऐप पे जाके इस कोड को लगा के मेरा स्पेशल फ्री क्लास और भी एजुकेटर्स के जो फ्री क्लासेस होते हैं वो देख सकते हैं। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी और आपको इसको कंटिन्यू करना है, तो यू विल हैव टू कम टू द अनअकैडमी ऐप। उधर हम और अच्छे से इसको कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे, एंड आई प्रॉमिस आप 10 से 15 दिन हमारे साथ रहेंगे तो हम आपको ट्रांसलेशन में बिल्कुल ऐसा कर देंगे कि आपके 80% मार्क्स, जितना भी मार्क्स है उसका, यू विल 100% गेट 80% ऑफ मार्क्स। बाकी 20% आपके ऊपर है, अगर आप थोड़ी और मेहनत कर लेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे 8th सेंटेंस की कि ग्राहकों को प्रदान करने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे प्रबंधक से संपर्क करें। ग्राहक जागो, कस्टमर, राइट, को प्रदान की जाने वाली विभिन्न डिफरेंट सेवाएं, सर्विसेज, ठीक है। हमें सेवाएं मिलती हैं किसी ना किसी चीज की, कहीं ना कहीं से। अभी आपको यूट्यूब पे सेवा मिल रही है, हाँ, दीज आर द सर्विसेज, वी आर प्रोवाइडिंग योर सर्विस के बारे में अधिक जानकारी, फॉर मोर इंफॉर्मेशन, सीधा बोलते हैं ना, फॉर मोर इंफॉर्मेशन विजिट टू आवर पेज। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे, या बोलते हैं ना, नजदीकी सेंटर से संपर्क करें के लिए कृपया हमारे प्रबंधक, या प्रबंधक यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज मैनेजर। इसी से आता है प्रबंध तंत्र, अगर कभी आ जाता है तो मैनेजमेंट कमिटी या मैनेजमेंट, सिर्फ मैनेजमेंट भी लिख सकते हो आप उसको। तो इसका ग्राहकों को प्रदान करने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे प्रबंधक से संपर्क करें। सो काइंडली, कृपया, काइंडली काइंडली कॉन्टैक्ट अवर मैनेजर फॉर मोर इंफॉर्मेशन with reference to various services offered to the customers, right? ये इसका सिंपल हो जाएगा। 9th करते हैं, इस शर्त के साथ पुस्तक विक्रय की जा रही है कि किसी भी विवाद की स्थिति में सिर्फ दिल्ली न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा, इस शर्त पे, ठीक है। ऑन दिस, मतलब द बुक इज बीन सोल्ड विद दिस कंडीशन। देखिए शर्त का वैसे मतलब तो पेट होता है जनरल पार्लर से, बस इट सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब होगा कंडीशन, शर्त, ठीक है। ऐसे, अच्छा आप ऐसे सुनिए, जब आप टीवी पे ऐड देखते हैं ना, बोलते हैं उसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, नियम और शर्तें लागू, उसके अंदर आता है शर्तें मतलब कंडीशन,
के साथ पुस्तक विक्रय, विक्रय मतलब होता है सेल, ठीक है। क्रय करना मतलब होता है क्रय विक्रय, ये साथ में यूज किया जाता है, क्रय विक्रय, ठीक है। विक्रय मतलब सेल होता है, क्रय मतलब बाय, ठीक है। विक्रय की जा रही है कि किसी भी विवाद, विवाद मतलब डिस्प्यूट की स्थिति में सिर्फ दिल्ली न्यायालय का क्षेत्राधिकार हुआ, दिल्ली कोर्ट का क्षेत्राधिकार मतलब विल हैव द ज्यूरिसडिक्शन, क्षेत्राधिकार का यहाँ पे मतलब हो गया ज्यूरिसडिक्शन का सिर्फ क्षेत्राधिकार होगा, ठीक है। तो द बुक इज बीइंग सोल्ड विद द कंडीशन दैट इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट द कोर्ट्स ऑफ दिल्ली विल हैव द ज्यूरिसडिक्शन। ये एक क्लॉज होता है जो किसी भी अग्रीमेंट में लिखा होता है, जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड बाकी चीजें, तो वो डिसाइड करती हैं, वो एक क्लॉज डालते हैं कि किसकी ज्यूरिसडिक्शन हो, राइट। तो वो उसी का 10th क्वेश्चन में गाइस चार्ज अप, देखिए हम एक बड़ी चीज कर रहे हैं शुरुआत में, हो सकता है आपको ये थोड़ी बोरिंग लगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको इन नॉर्दर्न स्टेट्स की बेल्ट में कहीं पे भी यू वांट टू बी अ जुडिशियल ऑफिसर, यू कैन नॉट मिस दिस, यू जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस टॉपिक, राइट। थोड़ा बोरिंग हो सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है समझने में, बट ट्रस्ट मी, आप सिर्फ एक हफ्ते तक इसको बेयर करिए और उसके बाद ये इतना इजी हो जाएगा कि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। किसी व्यक्ति को, एनी पर्सन, उसके प्राण, प्राण यहां पे बोलेगा लाइफ, ठीक है। दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता का अगर वैसे देखें तो बॉडीली फ्रीडम होता है, ठीक है। एक्चुअल वर्ड फ्रीडम होगा, बट इसको आप पर्सनल लिबर्टी जैसा भी कुछ लिख सकते हो। देखिए आर्टिकल 21 के बारे में ही बोल रहा है, बट आप इसको बॉडीली फ्रीडम लिखें क्योंकि दैहिक स्वतंत्रता मतलब बॉडीली फ्रीडम होता है, से विधि द्वारा स्थापित, विधि हमने पढ़ा था लॉ द्वारा स्टैब्लिश्ड, प्रक्रिया प्रोसीजर, मतलब इसमें सिंपल बोल रहा है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। वंचित मतलब डिप्राइव्ड ऑफ, अन्यथा नहीं, एल्स नॉट। तो इसका सिंपल मतलब होता है कि अ पर्सन विल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और बॉडीली फ्रीडम ओनली बाय प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड नॉट अदर, या उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मतलब विल अदरवाइज नॉट बी डिनाइड दिस फ्रीडम एक्सेप्ट द प्रोसीजर established by law। तो इसका सिंपल यही हो गया, अ पर्सन विल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड बॉडीली फ्रीडम ओनली बाय प्रोसीजर established by law and not otherwise। समझ आ गया? आगे बढ़े। आई होप आप सब साथ हैं, क्योंकि मैं जान रहा हूं ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, बट इंपॉर्टेंट, हमें इंटरेस्ट डेवलप करना, राइट। चलिए लास्ट 5 क्वेश्चंस, लास्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ द डे, बी विद मी, 10-15 मिनट में इसको खत्म करते हैं जल्दी से, राइट। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या ये रिपीट हो गया, आई एम सॉरी, ये रिपीट हो गया, ये हमने कर लिया, ठीक है। टॉकिंग अबाउट 11th क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य, एवरी स्टेट, देश के पर्यावरण, इन्वायरमेंट के संरक्षण, संरक्षण मतलब होता है कन्वर्जन, कंजर्वेशन, सॉरी सॉरी सॉरी, कंजर्वेशन, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, दैट वाज स्लिप ऑफ टंग, तथा संरक्षण, संरक्षण को आप प्रोटेक्शन भी लिख सकते हैं, प्रिजर्वेशन भी लिख सकते हैं, और संवर्धन को आप कंजर्वेशन लिख सकते हैं। लेट मी चेक जस्ट अ सेकंड। संरक्षण और संवर्धन, प्रिजर्व करना संवर्धन कहलाएगा, ठीक है, वी वर राइट, प्रिजर्वेशन का। और वन तथा वन्य जीवों, वन मतलब हो गया फॉरेस्ट, वन्य जीव का मतलब हो गया वाइल्ड लाइफ,
की रक्षा करने का प्रयास कर। सो एवरी स्टेट हैज टू मतलब ट्राई टू प्रोटेक्ट, टू कंजर्व एंड प्रिजर्व द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड द इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये सिंपल बात कहता है, इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। एवरी स्टेट विल ट्राई एंड टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कंट्रीज इन्वायरमेंट। इसको आपको लिख के कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल है क्योंकि इसमें कॉमा बहुत सारे और बहुत सारे बिट्स एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन दी है, तो आप इसको एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे भी होगा एग्जाम में तो चलेगा, इफ योर फ्लो इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट लॉ का देखते हैं, क्योंकि मैं आपको बेसिकली लॉ का बता रहा था, ये आर अ बिट ऑफ टॉपिक ऑफ जनरल हिंदी। ठीक है, तो एक न्यायाधीश अपने न्यायिक कर्तव्यों के बिना अनुग्रह, पक्षपात या पूर्वाग्रह के निभाएगा। ये देखिए थोड़ा सा इसमें हिंदी भी ऐसे ही है, मतलब थोड़ा सा अनइवन है, मतलब इसका लॉजिकल कंसिस्टेंसी नहीं है, बट ठीक है। एक न्यायाधीश, न्यायाधीश जज होता है। ठीक है, इसको आप कभी मैजिस्ट्रेट मत लिखिएगा, मैजिस्ट्रेट की हिंदी मैजिस्ट्रेट ही आती है नॉर्मली। अपने न्यायिक कर्तव्यों, ठीक है, जुडिशियल जो ड्यूटीज है उसकी, जुडिशियल ड्यूटीज, जुडिशियल ड्यूटीज या कह सकते हैं जुडिशियल मैंडेट, या ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, वो चलेगा। वो बिना अनुग्रह, पक्षपात या पूर्वाग्रह, ठीक है, पक्षपात या पूर्वाग्रह हो जाएगा आपका फेवरेटिज्म। ठीक है, फेवरेटिज्म, फेवरेटिज्म, ठीक है, और अनुग्रह हो जाएगा आपका प्रिजुडिस, प्रिजुडिस। ठीक है, देखिए अगर कभी ऐसा भी होता है कि कोई सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनका आपको एग्जैक्ट नहीं पता है, बट आपको समझ में आ रहा है कि इट इज टॉकिंग अबाउट प्रिजुडिस, फेवरेटिज्म, या कुछ ऐसा नहीं करेगा, न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रलिटी, तो आप उनको सिनोनिम्स यूज कर सकते हो, उसमें आपके मार्क्स नहीं घटे। द कोर ऑब्जेक्टिव इज कि आपको समझ में आ रहा है कि बात क्या हो रही है, राइट। सो एक न्यायाधीश अपने न्याय कर्तव्य को बिना अनुग्रह, पक्षपात या पूर्वाग्रह के निभाएगा, तो अ जज will do his या will obey his judicial duties without any prejudice or favoritism, right? इसको लिख दें, चलिए लिख देते हैं। A judge will perform his judicial duties without prejudice, prejudices and favoritism, right? 13 देखते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, तुरंत हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा रहेगा, बस दो और सेंटेंस हम बताते हैं। आई नो दिस हैज बीन अ लॉन्ग वीडियो। वैवाहिक विवादों के वास्तविक निपटारे को प्रोत्साहित करना न्यायालय का कर्तव्य है। वैवाहिक विवादों, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के वास्तविक निपटारे, एक्चुअल सेटलमेंट, वास्तविक एक्चुअल सेटलमेंट को प्रोत्साहित, प्रोत्साहना मतलब इनकरेज, एनकरेज, एनकरेज करना न्यायालय का कर्तव्य है। कर्तव्य मतलब ड्यूटी है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट to encourage actual settlement of matrimonial disputes. So it is the duty of the court to encourage actual settlement, encourage the actual settlement of matrimonial disputes. ठीक है, we are coming with this series। देखिए मेरे को भी ट्रांसलेशंस में बहुत ज्यादा मैं वो नहीं था स्टार्टिंग में, बट क्योंकि मुझे ये सीरीज लानी थी तो आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर यू। बहुत सारा वोकैब याद किया, बहुत सारा रिसर्च किया, पेयरैक्स पढ़ा डिक्लॉइट का, एंड देन आई एम इन अ सिचुएशन कि मैं आपको कन्वे कर सकूं, गाइड कर सकूं या आपको हेल्प कर सकूं, राइट। ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र साधारणतः गोपनीयता में रचा जाता है, जिसके कारण प्रत्यक्ष साक्ष्य को प्राप्त करना कठिन होता है। आपराधिक षड्यंत्र, अपराध मैंने आपको बताया था क्राइम से बनता है, क्राइम या ऑफेंस। ठीक है, तो षड्यंत्र मतलब होता है
conspiracy. So this means criminal conspiracy. 120A and 120B, ठीक है, IPC क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं, राइट। तो आपराधिक षड्यंत्र क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जनरली साधारणतः गोपनीय होती, ठीक है, मतलब इट्स हिडन और इट्स क्या आप बोल सकते हो, गोपनीय का एग्जैक्ट वर्ड आप और तो कुछ नहीं मिलता है मुझे को, हिडन ही चलेगा, ठीक है। गोपनीयता में रचा जाता है जिसके कारण प्रत्यक्ष डायरेक्ट साक्ष्य डायरेक्ट एविडेंस प्राप्त करना कठिन है। तो सिंपल सी बात है दैट द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज जनरली हिडन, या रचा जाता है, मतलब हाँ वो कॉन्स्पिरेसी के अंडर ही आ जाएगा। तो यू कैन से कि या इसको ऐसे बोल सकते हो, इट इज डिफिकल्ट टू गेट द डायरेक्ट एविडेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एज इट इज हिडन, या इट इज डन हिडनली, या इट इज ऑपरेटेड हिडनली, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। चुनौती का अगला आधार यह है कि दुर्घटना मृतक के उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण ढंग से चालन के कारण घटित हुई। चुनौती का मतलब होता है चैलेंज, ठीक है, चैलेंज। अगला आधार मतलब होता है ग्राउंड, ठीक है। तो द नेक्स्ट ग्राउंड ऑफ चैलेंज, ठीक है, द नेक्स्ट ग्राउंड टू चैलेंज इज दैट दुर्घटना एक्सीडेंट, मृतक डिसीज्ड के उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण। नाउ दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू लर्न डायरेक्टली। इसका मतलब होता है रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, या एक्ट भी बोल सकते हो, ड्राइविंग भी बोल सकते हो, या मतलब इसका उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण का मतलब होता है रैश एंड नेग्लिजेंट। आपको इस वर्ड को याद रखना है, उतावलापन एवं उपेक्षापूर्ण, रैश एंड नेग्लिजेंट, ढंग से चालन के कारण घटित हुई, मतलब he was driving rashly and negligently. So the next ground to challenge is that the accident happened because of the rash and negligent driving of the accused, of the deceased, of the deceased, हमने तक दिया हुआ है ना, तो deceased हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको कुछ समझ में आया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि जितने भी वर्ड्स हमने आज सीखे हैं, आई होप इन 3 स्लाइड्स में ही हमने करीब 20-30 तो नए वर्ड्स सीख लिए होंगे जो आपको शायद नहीं आते होंगे। संस्कृति हुआ, अपराध तो चलिए पता था, अभियुक्त नहीं पता होगा शायद, ठीक है, दोष सिद्धि नहीं पता होगा, निष्पादित नहीं पता होगा, बंध पत्र नहीं पता होगा, अभियुक्त समझ में आ गया आपको, चलिए, लिपिकी नहीं पता होगा, अंतर्निहित नहीं पता होगा, विरल से विरलतम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं पता हुआ होगा आपको। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको आप लिख लीजिए, इनको आपको एक बार रिवाइज करना है, और अभी हम स्पेशल क्लास में अपनी क्विजेस भी रखेंगे जिसमें हम सीधे सीधे वर्ड्स बोलेंगे और आपको बताना होगा कि इसका इंग्लिश क्या है या इसका हिंदी क्या है। देन वी विल आल्सो गिव सेंटेंसेस जिनको आप ट्रांसलेट करेंगे, और हम मतलब ये पूरी एक्सरसाइज चलाएंगे 15-20 दिन, और विल मेक श्योर कि 15-20 दिन में this part of mains exam you get very well acquainted. This is the first attempt, थोड़ा सा